हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.8 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास एक्सरसाइज 7.9 के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं बच्चों। तो हम एक्सरसाइज 7.9 के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम जो इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, वो द्वितीय समाकलन की गणित की द्वितीय समाकलन विधि द्वारा किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करेंगे। यानी जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी जो है 7.9 है ना, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय। ठीक है बच्चों, ये होती क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने लास्ट एक्सरसाइज को पढ़ लिया होगा। अगर आपने लास्ट एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्यों? उसको समझिए, क्योंकि उसी पर डिपेंड है। कुछ प्रोसेस तो वही है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का यूज हम कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम एक्चुअल में दिया क्या होगा, हमें इसी तरीके से यहाँ भी एक जो है फंक्शन दे रखा होगा f(x) और लिमिट दे रखी होगी a to b। ठीक है, एंड इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस तरीके से योग की सीमा में हमें दिया होता था, एक फंक्शन दे दिया f(x) और उसकी लिमिट लगा दी थी कि a to b, यानी a से b तक। ठीक है, और यहाँ पर हम उस फंक्शन से जो है एरिया फाइंड करते थे, और जो वो एरिया होता था वो x अक्ष और इन दोनों लिमिट और फंक्शन के बीच का एरिया होता था। ठीक है बच्चों, बेसिकली यहाँ भी वही सब कुछ है। यहाँ भी हम एरिया फाइंड करेंगे एक तरीके से। जो भी इसका आंसर निकल के आएगा वो एक एरिया होगा किसका, इन दोनों लिमिट्स के बीच का और इस फंक्शन और एक्स अक्ष के बीच का घिरा हुआ एरिया होगा बच्चों को। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस प्रोसेस समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपको ये लिमिट तो दे रखी होंगी, तो आप ना इन लिमिट को भूलते हुए इसको कैलकुलेट करोगे नॉर्मली अनिश्चित समाकलन की तरह। जिस तरीके से हम अनिश्चित समाकलन में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, सेम यहाँ आप इन लिमिट को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए इस फंक्शन का अनिश्चित समाकलन की तरह ही समाकलन करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इस फंक्शन को उठा लेता हूँ f(x) इंटीग्रेशन dx। ये अनिश्चित समाकलन की तरह मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ बच्चों। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करके कुछ तो आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए इसका इंटीग्रेट किया हमने और क्या आ गया बच्चों, gx आ गया। सपोज क्या आ गया, gx आ गया। तो ये जो gx आया, अब नॉर्मली इसका इंटीग्रेट कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आएगा, gx आ गया। और अब इस पर बच्चों ये लिमिट जो होएंगी आपकी, ये हो जाएगी a to b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यू नो स्टूडेंट्स ऑलरेडी, बिकॉज इट इज़ अपर लिमिट एंड इट इज़ लोअर लिमिट। मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कि इसको हम अपर लिमिट यानी कि उच्चतम सीमा और इसको लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पर हम करते हैं लिमिट पुट। लिमिट पुट आप उसमें भी करते थे, तो यहाँ पर बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करेंगे, यानी कि इसमें लगाएंगे एक बार लिमिट gx में, तो इंटीग्रेशन जहाँ लिमिट कैसे लगाते हैं, जहाँ x है उसकी जगह क्या लगा देते हैं, b लगा देते हैं। तो GB प्लस c, ठीक है, एंड माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों, a, तो GA प्लस c। इस तरीके से बच्चों हम इसको लिमिट लगाने वाले हैं। ये चीज़ समझ में आया। जो भी हमें फंक्शन दिया होगा, लिमिट को इग्नोर करते हुए, भूलते हुए पहले उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अनिश्चित समाकलन की तरह, जैसे कि हम पीछे की एक्सरसाइजों में करते थे
लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के उससे पहले की जो एक्सरसाइज थी उनमें करते थे। हमें कोई फंक्शन दिया होता था, उसको हम इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद अब इन लिमिट को आपको याद रखना है यहाँ पर। तो जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये लिमिट को आप लिख देंगे a to b। अब लिमिट लगाते कैसे हैं? लिमिट बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। और लिमिट किसकी जगह लगाते हैं? तो फंक्शन में सवाल में जो भी इंटीग्रेशन हो गया है, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर b लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया अपर लिमिट लग गई। और जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पर a लगा देते हैं, इसका मतलब लोअर लिमिट लग गई। और लिमिट लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, यानी जो भी इंटीग्रेट होकर आया है उसमें पहले तो अपर लिमिट, फिर माइनस जो भी इंटीग्रेट हो गया है उसमें लोअर लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, ठीक है बच्चों। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। और जब इसको बच्चों आगे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आने वाला है? जी बी और ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो जी ए, और ये माइनस, सॉरी एक चीज़ रह गई बच्चों, यहाँ सी तो रह ही गया आपका ना। यहाँ पर देखिए जी बी प्लस सी अंदर गुणा होगा तो माइनस के जी ए माइनस सी, तो इससे बच्चों ये कट जाएगा। तो फाइनली जी वी माइनस जी ए आ जाएगा, जी वी माइनस जी आ जाएगा। और यही होगा बच्चों इसका समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, जी बी माइनस जी ए। सी इसमें नहीं आएगा क्योंकि आप समझ रहे हैं, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ। यहाँ सी कट रहा है, इट मीन्स सभी सवालों में से कट जाता है और हम सी का यूज़ नहीं करते हैं इसी वजह से। ओके बच्चों, सी उसमें आता ही नहीं, कट जाता है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो उसमें से सी माइनस सी प्लस सी कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मली आपको कोई भी फंक्शन दिया है उसको अनिश्चित समाकल की तरह इंटीग्रेट करना है। जो भी आए उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, और देन जो भी आएगा आपका वही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कभी कभी बच्चों क्या हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे हमने जितनी भी हमने स्टार्टिंग की अवकलन की एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.8 तक जो भी हमने मेथड पढ़े हैं, उन सभी मेथडों का यूज बच्चों इनमें हो सकता है। हो सकता है सब्स्टिट्यूशन करना पड़े हमें, हो सकता है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़े, ठीक है, खंडस समाकलन करना पड़े यहाँ पर हमें, और यहाँ पर आंशिक भिन्न का भी यूज करना पड़ सकता है। आंशिक भिन्नों से हमने समाकलन किए हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सभी फॉर्मूलों का भी बच्चों हमको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, जितनी भी हमने नियम पढ़े हैं समाकलन के अंदर, उन सभी नियमों का यहाँ पर बच्चों वो सभी नियम यहाँ पर बच्चों लागू हो सकते हैं। तो आपको पीछे के सभी टॉपिक्स अच्छे से बच्चों प्रिपेयर होने चाहिए इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए और आने वाली एक्सरसाइजों को पढ़ने के लिए। इतना तो आप समझदार हैं कि हर अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पिछला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपको जो है अगला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम जस्ट अगली क्लास में जाने के लिए पिछली क्लास को रीड कर आते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट अगली क्लास में पहुंच जाएंगे तो पीछे की चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं और हम उस क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हम पीछे की क्लास छोड़ चुके हैं। सेम यही प्रोसेस है बच्चों, पीछे के सभी फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप आने वाली एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी, आ सकती है नहीं, आएगी, क्योंकि बच्चों ये आपको पीछे के फॉर्मूले आने चाहिए। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। एक एग्जांपल मैं आपको दे के समझा देता हूँ, ठीक बच्चों। और एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, यहाँ पे कभी कभी बच्चों क्या होगा, जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जब आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कोई और वैल्यू रखोगे, जैसे मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से a to b ऐसे दे रखा है सपोज, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों हमें दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों सपोज हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि एक्स की जगह tan थीटा लगा दो, एक्स वाला लगा दो tan थीटा। तो जब यहाँ पर आप एक्स की जगह tan थीटा लगाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब tan थीटा आप लगाएंगे बच्चों तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन जाएगा और tan से tan कट जाएगा, तो फाइनली a to b ये 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा। भाई यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे
तो 2tan a अपॉन 1 - tan², tan 2a का बनेगा तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, 2a मतलब 2 थीटा बचेगा आपका। अब लेकिन बच्चों हमारा सवाल तो था x की फॉर्म में, अब यहाँ पर आ गया ये थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, पहले तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे नॉर्मली, इंटीग्रेट आप कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और इंटीग्रेट जब आप करेंगे बच्चों तो थीटा का क्या होगा, थीटा की पावर 2 अपॉन 2, या फिर देखिए इंटीग्रेट मत कीजिए आप, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारा सवाल किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों, थीटा की फॉर्म में आ गया, तो वापस इसको हम एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वो क्या करोगे आप, सर यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, क्या जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर फिर आप थीटा की जगह लगा दोगे a2b और a2 बाहर कॉन्स्टेंट tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पर बच्चों इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे आप, यानी कि इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा निकल के तुम्हारा, उसको क्या करोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो इसको वापस से थीटा एक्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, मैं तो यहीं पे सॉल्व करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, दो तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पर। एक तरीका तो ये है कि आप जो है लिमिट को चेंज मत करिए, आप क्वेश्चन को वापस एक्स की फॉर्म में ले आओ और उसको इंटीग्रेट कर दो। और दूसरा तरीका ये रहेगा बच्चों कि आप वापस एक्स की फॉर्म में नहीं आना चाहते हैं, आप थीटा की फॉर्म में ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक काम यही करना पड़ेगा कि ये जो लिमिट्स हैं बच्चों, आपको ये लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी। फिर समझे, लिमिट कब हम चेंज करते हैं, जब हम सवाल को वापस उसी फॉर्म में नहीं ले जाना चाहते हैं, तब हम लिमिट चेंज करेंगे। अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है और वहाँ पर बच्चों हमको वापस हम उसी वेरिएबल में नहीं जाना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन हमें सवाल हमें शुरुआत में दे रखा था, तो फिर हमें यहाँ पर लिमिट चेंज करनी पड़ती है। और अगर हम वापस चले जाते हैं तो लिमिट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिट चेंज करते कैसे हैं उस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे बच्चों यहाँ पर हम x की जगह पर, और यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर रखेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने x की जगह a लगा दिया, तो x बराबर tan थीटा है, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, पहले लिमिट a थी तो x से क्या लगा देंगे, a लगा देंगे, तो यह हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे अब इसकी फॉर्म में, तो ये tan इनवर्स a हो जाएगा, तो ये थीटा का मान आ गया। तो यानी कि इस लिमिट की जगह क्या लग जाएगी, tan इनवर्स a, यानी a पर थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स a, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी अब a की जगह पर tan इनवर्स a। ऐसे b पर निकालेंगे तो x की जगह b लगा दो tan थीटा, तो tan इनवर्स b बराबर थीटा। तो ये लिमिट चेंज होकर आ गई बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई। a की जगह लिमिट कौन सी लग जाएगी, अब tan इनवर्स a, और b की जगह tan इनवर्स b, ठीक है। अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करनी, 2 को बाहर ले लो और थीटा का इंटीग्रेट कर दो थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको वापस एक्स की फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, आपको वापस यहाँ से जो है थीटा का मान निकाल के यहाँ रख के करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं बच्चों। अब इन लिमिट्स का यूज होगा, पुरानी वाली लिमिट्स अब आपकी हट जाएंगी, बिकॉज हमने क्वेश्चन को वापस उसी फॉर्म में चेंज नहीं किया है, इसलिए हमने लिमिट चेंज की है। और आप क्वेश्चन को वापस उसी फॉर्म में चेंज करोगे तो लिमिट चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो फिर अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम आपके एक्सरसाइज पर आते हैं। बस ध्यान करें, लिमिट तो आपको तभी चेंज करनी है जब आप कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन के मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में दे रखा है, आपने उसे किसी और की फॉर्म में चेंज कर लिया है, तो फिर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप वापस उसी फॉर्म में जाइए, तो लिमिट चेंज करना नहीं चाहते हैं तो आप वापस उसी फॉर्म में जाइए तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, और हम सवाल कराएंगे तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लिमिट चेंज करते हैं और लिमिट चेंज क्यों नहीं करते, और बिना लिमिट चेंज किए हम कैसे कर सकते हैं सवाल को, ठीक है बच्चों। तो भैया एक्सरसाइज अब आपकी जो आने वाली है वो आएगी आपकी 7.9, ठीक है। तो 7.9 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है -1 से 1, ठीक है। एंड फंक्शन दे रखा है x+1 और dx इसका करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है इसमें। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको इन लिमिट को लिखी हुई है, लिखी रहने दो, लेकिन आप इनको इग्नोर कर दो। सपोज यहाँ कुछ है ही नहीं, नॉर्मली ये अनिश्चित समाकलन है,
क्या है बच्चों ये भाई, ये निश्चित समाकलन कैसे बना कि सर यहाँ लिमिट आ गई, इन लिमिट की वजह से तो ये निश्चित समाकलन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। और अनिश्चित समाकलन में क्या था, वहाँ पर लिमिट नहीं थी, तो आप कुछ देर के लिए इनको इग्नोर कर दीजिए, -1 और 1 को कि लिमिट है ही नहीं, तो लिमिट है ही नहीं, तो फिर ये क्या बन गया, अनिश्चित समाकलन का समाकलन बन गया। तो अनिश्चित समाकलन में जैसे आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे वैसे ही आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कीजिए। जैसे इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1, इसको इग्नोर कर दीजिए आप, डायरेक्ट इसका करिए बच्चों आप इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, x की पावर 1 + 1 dx, तो इंटीग्रेशन -1 to 1, x का समाकलन क्या होता है बच्चों, x का समाकलन होता है x की पावर 2/2 और प्लस 1 का क्या होगा कि सर x होगा। ठीक है बच्चों, यही तो होगा। और यहाँ से बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो थोड़ा लिखा नहीं, हम लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये लाइन लिखना आवश्यक है बच्चों। जब भी आप समाकलन करेंगे आप ये लाइन जरूर लिखेंगे, ठीक है बच्चों, जिसके भी रेस्पेक्ट में करें उससे लिख देंगे आप। तो अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे इंटीग्रेट जैसे हम अनिश्चित समाकलन में करते थे। तो x की पावर 1 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 1 + 1/1 + 1, और इस 1 का क्या होगा कि सर x होगा। तो बस अब जैसे ही समाकलन हो जाएगा तो समाकलन का सिंबल तो हट जाएगा, समाकलन का सिंबल हट गया, तो अब -1 to 1 यहाँ पर लिख देंगे लिमिट्स को। अब इन लिमिट को हमने इग्नोर किया था, अब इग्नोर मत करो, अब करो कि हाँ लिमिट है ये। ठीक है बच्चों, भाई हमने नॉर्मली क्या किया, पहले इसका अनिश्चित समाकलन तरीके से समाकलन कर दिया, अब इन लिमिट को लिख देखिए हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट के यहाँ पर एक लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब इन लिमिट का हम यूज़ करेंगे, लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो x की पावर 2/2 + x, ठीक है, तो और ये लिमिट क्या रहने वाली है आपकी -1 to 1। तो अब यहाँ पर हम करेंगे लिमिट पुट। ठीक है, लिमिट पुट करने पर लिमिट पुट, तो लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या लगा दो, उसकी जगह 1 लगा दो, तो x की जगह पर क्या लगा देंगे 1, और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर/2 और प्लस x की जगह 1, तो अपर लिमिट लग गई। और माइनस लोअर लिमिट लगाओ, भाई अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट होता है लिमिट पुट करने का इस एक्सरसाइज के अंदर। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो लग गई x से 1 लग गया, अब लोअर लिमिट लगाओ, लोअर लिमिट लगाने का मतलब x की जगह -1 लगाना, तो -1 का स्क्वायर/2 प्लस -1। ठीक है बच्चों, अब इसको बस सॉल्व कर लो, जो भी आपका है आंसर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1/2 + 1 और माइनस ये हो गया 1/2 प्लस -1। तो ये कितना हो गया बच्चों, एक बार जुड़ रहा है एक बार और नहीं, बीच में माइनस का निशान है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। और 2 × 2 और 1 3/2, 2 × 2 1 माइनस के 1/2 आएगा, माइनस के 1/2, तो 3/2 और माइनस प्लस 1/2, तो फाइनली आएगा 2 एलसीएम, तो ऊपर आएगा 3 + 1 यानी 4/2 और 2 दूनी 4, तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 2 आ गया। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दे रखा है अनिश्चित समाकलन के तरीके से आप उसका समाकलन कर दोगे, और फिर लिमिट से समाकलन होते ही इसका साइन तो हट जाएगा समाकलन का, फिर लिमिट कहाँ जाएगी, तो लिमिट आ जाएंगी यहाँ पर -1 to 1, और फिर अपर लिमिट यानी x की जहाँ x आ रहा 1 लगा दो, और फिर लोअर लिमिट जहाँ x आ रहा -1 लगा दो, और अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, कैलकुलेट करो, जो भी आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका पहला सवाल समाप्त हो गया समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से। तो आपको समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब दूसरे को समझते हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन जैसे ही करोगे दिमाग में बन जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 1/x dx। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इंटीग्रेट। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी फंक्शन दिया है आप पहले उसको अनिश्चित समाकलन तरीके से उसका समाकलन करिए, लिमिट्स को आप इग्नोर कर दीजिए। तो लिमिट है भी इग्नोर कर दीजिए आप। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो x ये 1/x है बच्चों, और 1/x का समाकलन क्या होता है कि सर 1/x का समाकलन यहाँ पर होगा log x। ठीक है, log x, और लिमिट हो जाएंगी अब 2 से 3। c क्यों नहीं आ रहा है इसमें, c मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो वो c कैंसिल आउट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो अब बच्चों इसका समाकलन हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कैसे करेंगे कि x की जगह पे 3 लगा दो और यहाँ पर x की जगह पे 2 लगा दो,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो अपर लिमिट लगाओ सबसे पहले। अपर लिमिट लगाने का मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह 3 लगाना। तो लॉग 3 और माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से माइनस ही तो करते हैं लोअर लिमिट को, तो अपर लिमिट लग गई और माइनस लोअर लिमिट कितनी है कि एक्स का 2 लगा दो तो लॉग 2। अब देखिए लॉग माइनस में तो ये डिवाइड में भी आ सकते हैं, तो लॉग 3/2 हो जाएगा ये, और ये आपका आंसर। आप चाहें तो इसे लॉग 3 का मान लगा दीजिए और लॉग 2 का मान लगा दीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है बच्चों, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आया, जो भी फंक्शन दिया होता है उसका अनिश्चित समाकलन विधि से समाकलन कर देते हैं और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आता है वही आंसर होता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये समाप्त हो गया। तो बहुत सिंपल सवाल है, बट बच्चों ये मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, ये आने वाले बड़े सवालों के लिए बहुत ज़रूरी है आपका सीखना। आगे के क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन्हें समझ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 3 में देखिए क्या कहा है, इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 1 से 2 और फंक्शन दे रखा है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, एंड dx। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं सवाल का तो फिर कोई सा फंक्शन आ जाए आप लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो सबसे पहले ये क्या है, फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं बच्चों, इसको नॉर्मली अनिश्चित समाकलन इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कर दीजिए सबसे पहले x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, इनका सब का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो कर दीजिए। देखिए 4 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स की को क्या होगा, x³ 3+1/3+1, फिर माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, x का होगा x³ 2+1/2+1, फिर प्लस 6 कॉन्स्टेंट है, x⁴ का क्या होगा, x⁴ 1+1 और प्लस 9 कॉन्स्टेंट है, इनटू में 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका x। तो इंटीग्रेशन सबका हो गया। अब लिमिट 1 to 2, ठीक है बच्चों। अब आगे कि कॉन्सेप्ट क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 4x⁴/4 माइनस 5x⁴ 3/3 प्लस 6x⁴2/2 और प्लस 9x, लिमिट 1 से लेकर 2 तक। तो 4 से 4 कट गया, 2 3 6, तो फाइनली क्या आ गया, x⁴ माइनस 5x⁴3 प्लस 3x² और प्लस 9x, 1 से लेके 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं मैंने आपको बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगाओ यानी x की 2 लगाओ। तो और देखिए एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो 5x³ है, ये 3 रह गया बच्चों ना। चलिए अब लगाइए, तो अपर लिमिट लगाओ बच्चों। तो अपर लिमिट क्या है, देखो x की 2 लगाना, तो 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2⁴ और 3 इंटू 2⁴2 प्लस 9 इंटू 2, ये तो हो गई बच्चों अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यानी x से 1 लगाना, तो यहाँ लगा दीजिए 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1⁴ प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2⁴ मीन्स 16 और ये 2⁵ मीन्स 8, भाई 2⁵3 8, 8 पंजे 40/3 आ गया, और प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 आ गया, और 9 दूनी 18 आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बीच में माइनस है, 1⁴ 1 और ये 5/3 ही आएगा, और ये 3 प्लस 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ना थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 और 12 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 18 और 12 30 और ये 16 46 हो गया। तो 46 माइनस 40/3 माइनस यहाँ पर 9 3 12 और 1 13,
13 माइनस 5/3। सॉल्व करो, 40 दिया, इसका इसमें गुणा करो, ऐसे हम लेंगे तो आप, तो 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13 माइनस 40/3 माइनस यहाँ 13 दिया 39 माइनस 5/3। तो अब यहाँ से हम ले लो 3 आएगा, तो ऊपर कितना बचा, 8 में 0 गया 8, यहाँ 13 से 4 गया तो 7 9 4 13 9 बचा भाई, 8 से 0 गया 8 बचा, और 13 से 4 गया तो 9 9 4 13 होते ना, तो 98 बचा, और माइनस यहाँ 39 से 5 गया तो आपका बचेगा 34। कितना बचेगा, 34। अब इसको सॉल्व करो, 8 से 4 गया तो आपका कितना बचा, 4 बचा, ठीक है, और 9 से 3 गया तो 6 बचा बटे 3। ये आपका आंसर 64/3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। क्वेश्चन का साइज देखने में अजीब सा लगे, बट यार कॉन्सेप्ट समझा करो आप मैथ के अंदर। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो एक नहीं 100 सवाल क्लियर, और आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो हर दूसरे सवाल के लिए आपको दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिमिट दे रखी है 0 to π/4 sin 2x। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है 0 to π/4। 0 to π/4 तो लिमिट है, और यहाँ sin 2x एंड dx ये है बच्चों। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। अब तो फॉर्मूले का यूज होगा, मैंने क्या कहा जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े वो सब यूज होंगे पीछे के, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा पहले, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वही x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो बस लिमिट्स को इग्नोर कर दीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह इसका sin 2x का समाकलन करिए बच्चों। तो sin 2x का क्या होगा कि इसको आप अपने मन में क्या करेंगे, x मानेंगे, या फिर ऐसा करिए sin 2x का क्या हो गया, माइनस के cos 2x। और बच्चों समाकलन में क्या करते हैं, जो भी x का गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं। तो sin 2x का माइनस के cos 2x, और x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से कर दो डिवाइड, ये इस तरीके से समाकलन हो गया। और लिमिट क्या है बच्चों, आपकी लिमिट यूज होगी यहाँ पर 0 to π/4, ओके। अब ये माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे तो ले लीजिए बाहर, ठीक है, और ये cos 2x 0 to π/4। अब यहाँ बच्चों लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट, तो माइनस 1/2 तो आपका बाहर रहेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos x की जगह 2 × x की जगह π/4, और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या करेंगे, x का 0 लगा देंगे, तो cos 2 × 0। इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस 1/2 2 दूनी 4, तो cos π/2 माइनस cos 0। अब माइनस 1/2 तो यह है, cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस 1/2, आंसर इस तरीके से हो गया। तो बहुत आसान तरीके से सवाल हो जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए बच्चों, सवाल आपके सभी समझ में आने वाले हैं। और जो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसको भी आप अच्छे से जाके पहले समझ लीजिए, और क्वेश्चंस के फॉर्मूले याद कर लीजिए। यार बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी सवाल में, ठीक है, आराम से करते रहेंगे आप। अब इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ लिमिट 0 to π/2 cos 2x है, लिमिट 0 to π/2 0 to π/2, और यहाँ पर है cos 2x एंड dx, ठीक है। यहाँ π/4 था, यहाँ π/2 हो गया है, और sin 2x या cos 2x आ गया, बाकी सब सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई कि x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, cos 2x का क्या होगा, cos 2x के साथ sin 2x होता है, और फिर x से गुणांक से भाग देते हैं तो 2 आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to π/2 है, π/2 ही रहेगी, बस इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा भाई, इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों आएगा वो तो हट जाएगा ना, और 0 to π/2 हो गया। अब देखिए बच्चों लिमिट पुट करिए, यहाँ पे लिमिट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर कर लो। अब लगाइए sin 2x अपॉन sin 2x 0 to π/2, अब लिमिट लगा दो, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, अपर लिमिट लगाओ यानी x या π/2 लगाओ, तो sin
2 इंटू एक्स की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट यानी साइन 2 इंटू एक्स की जगह 0। तो 1/2 साइन 2 से 2 कट गया तो इतना आ गया साइन पाई और माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन पाई की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं तो क्या करेंगे आप, साइन पाई को 90 + 90 ले सकते हैं आप, और साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो साइन 90 + थीटा किस में पढ़ा, कि सर सेकंड में पढ़ा। सेकंड में साइन होता है कि होता है, तो क्या आएगा कि प्लस आएगा, प्लस आएगा, चेंज होगा कॉस में होगा, क्योंकि 90 डिग्री आता कॉस 90 और माइनस 0। तो 1/2 कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बच्चों, ठीक है। तो अब ये आपका हो गया -0। तो फाइनली ये आ गया आपका सब कुछ 0 आंसर, ठीक है। तो भाई cos 180 की वैल्यू हमने कैसे निकाली, इसको ब्रेक कर दिया सर 90 + 90, 90 + 90 किस में पड़ा, सेकंड में पड़ा। सेकंड में साइन होता है तो प्लस और चेंज होगा 90 आ रहा एंगल, इसीलिए किसमें, cos में, और cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, सब जानते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब इसी प्रकार 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। तो 6वां सवाल जो है बच्चों इसमें दे रखा है लिमिट 5 to 4 e⁻x dx। इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 4 से लेकर 5 तक और e⁻x dx, ठीक है। 5 to 4 या 4 to 5 है, 4 to 5 है, ओके। लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5 e⁻x dx। तो नॉर्मली वही इंटीग्रेशन करना है इसका, कर दीजिए बच्चों। x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो e⁻x का समाकलन तो e⁻x ही होता है, और लिमिट 4 to 5। तो लगाइए लिमिट, अपर लिमिट यानी e⁻5 और लोअर लिमिट यानी e⁻4। यही आंसर है, या e⁻, और तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ से, और कुछ नहीं हो सकता, यही आपका आंसर, ठीक बच्चों। बस आप चाहें तो यहाँ से e⁻4 कॉमन और ले सकते हैं, वो आप ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, 0 to π/4 tan x, साथ में 0 to π/4 tan x एंड dx, 0 to π/4 tan x dx, ठीक है। तो सबसे पहले वही x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x, log sec x या माइनस के log cos x, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम log mod sec x, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 to π/4। तो लगा दीजिए लिमिट। अब तो लिमिट लगाएंगे तो log sec x की जगह π/4, ठीक है, एंड माइनस log sec x की जगह 0 डिग्री, ठीक है। तो log sec π/4 की वैल्यू, sec 45 की तो पहले पता करो, cos 45 की होती है कि 1/√2 होती है, तो इसका ये उल्टा होता है, तो वैल्यू को उल्टा कर दो, तो 1/√2 का उल्टा √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू, तो cos 0 की कितनी होती है कि 1, तो sec 0 की भी क्या होगी 1, ठीक है। तो इसको log √2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखिए log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और log 1 की वैल्यू होती है 0.1, या आप इसको डिवाइड में ले आओ, ऐसा करो log √2/1, इस तरीके से लिख के इसको छोड़ दो, और 1 का डिवाइड √2 में करेंगे तो √2 ही आएगा, इसके log √2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। और log √2 की आप जो है वैल्यू लेंगे, लगाइए या नहीं लगाई, वरना यहीं छोड़ दीजिए। तो आपका ये 7 सवाल बच्चों समाप्त हो गया, ठीक है। सेम बच्चों 8 है, 8 को देखते हैं। लिमिट आपकी दे रखी है 0 to और π/2 π/6 to π/4। π/6 से π/4 cosec x, इसमें तो लिमिट दे रखी है π/6 to π/4 cosec x dx, ठीक है। लिमिट क्या दे रखी है, π/6 से लेके π/4 तक, लोअर लिमिट π/6, अपर लिमिट π/4, और cosec x फंक्शन दे रखा है, dx इसका निकालना है, इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक। तो अब सबसे पहले वही x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो बच्चों cosec x का समाकलन क्या होता है,
तो बच्चों कोसेक का मैंने आपको समाकलन कराया था लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और लिमिट्स π/6 से π/4। तो लगा दीजिए, अब लिमिट पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे। तो लॉग कोसेक एक्स की जगह π/4 कॉट π/4 अपर लिमिट लग गई बच्चों, और माइनस लॉग लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में लॉग कोसेक एक्स की जगह π/6 माइनस कॉट π/6, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कोसेक π/4 देखिए बच्चों, लॉग कोसेक π/4 की वैल्यू, तो साइन π/4 की क्या होती है कि 1/√2, तो कोसेक π/4 की ओनली √2। कॉट π/4 तो tan π/4 की होती है 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। लॉग कोसेक π/6 की, तो आप देखिए साइन π/6, साइन π/6 मतलब बच्चों 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2। कॉट π/6 यानी कॉट tan 30 की वैल्यू 1/√3, उल्टा हो जाएगा इसका √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ये माइनस में डिवाइड में ले आइए आप। लॉग √2 - 1/2 - √2, ठीक है, यानी लॉग मॉडुलस √2 - 1/2 - √2 एंड प्लस सी, ये 3 है बच्चों ना, इस प्लस सी नहीं आएगा बच्चों इसमें, निश्चित समाकलन में जो है सी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका समाप्त हो गया। इस तरीके से आप सवालों को आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।